Assalamu alaikum. Today we are back with another episode of AutoXfinity Owner Review Series और आज जो हमारे पास गाड़ी है वो है टोयोटा यारिस और मेरे साथ उसके ओनर मौजूद हैं अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शहरियार, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन माशाल्लाह। अच्छा अली, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यारिस का ये कौन सा वेरिएंट है आपके पास, कौन सा मॉडल है? ये 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एटिव इसका है, जो इसका थर्ड पे आता है और बाकी ये 2022 मॉडल है। ठीक है। और ग्रे मेटालिक कलर, ग्रेफाइट ग्रे कलर है। ठीक है। वो ये 1.3 एटिव मैनुअल है जो कि थर्ड वेरिएंट है आफ्टर GLi MT और CVT। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो आपने ये गाड़ी कब खरीदी थी? ये मैंने फरवरी 22 में ली थी। अच्छा, तो आपने बुकिंग करवा के ली थी या फिर रेडिली अवेलेबल ली थी मार्केट? नहीं, मैंने बुकिंग करवाई थी। अच्छा, ठीक हो गया। तो उस वक्त आपको ये किस प्राइस पे पड़ी थी गाड़ी? ये सारे रजिस्ट्रेशन और ऑलमोस्ट बाकी चार्जेस डाल के ऑलमोस्ट 29 समथिंग की पड़ी थी मुझे। 29 की विद रजिस्ट्रेशन? जी विद रजिस्ट्रेशन। ठीक हो गया। और अभी आपको प्राइस पता है इस गाड़ी की? सुनने में आया कि आई थिंक सो अराउंड अबाउट 4 मिलियन के करीब पहुंच गई है। हाँ, इस वक्त इसकी एक्स फैक्ट्री जो प्राइस है वो 37 लाख समथिंग है। अच्छा। तो विद इन अ पैसेज ऑफ 9 मंथ्स। यस एग्जैक्टली। लेकिन अगेन वही बात है कि डिवैल्यू भी हो रहा है रुपी, तो वो इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। जी, गाड़ी महंगी भी हो रही है क्योंकि आपने जब नेक्स्ट शिफ्ट करना है तो आपने उतना ही उसमें ऐड करना है। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बता दें कि आपने अभी तक 9 मंथ्स हो गए आपको ओनरशिप में? जी। कितनी आपने चला ली है गाड़ी? मेरी ऑलमोस्ट 39,000 चल चुकी है। 39,000 जी। अच्छा, यानी रफली 4-5 हज़ार आपने ऑलमोस्ट पर मंथ इतनी चल जाती है। ठीक है। आपकी ज्यादा ड्राइविंग विद इन सिटी होती है या लॉन्ग रूट? नहीं, मेरी लॉन्ग रूट पे ज़्यादा ड्राइविंग होती है। अच्छा। तो मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, तो साइट्स पे आना जाना पड़ता है, उसके लिए लॉन्ग रूट पे ज़्यादा गाड़ी चलती है। मोटरवे होगी, हाईवेज पे ज़्यादा चलती है, तभी आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है। जी। अच्छा, सबसे पहले मुझे इसका ये बता दें कि इस गाड़ी के अंदर आप जब से चला रहे हैं कोई आपको फॉल्ट एज इन कोई फेस करना पड़ा है जो आपको लगा हो कि कंपनी की तरफ से ये फॉल्ट है गाड़ी में? नहीं, ऐसी कोई फील नहीं आई और बिल्कुल कम्पैक्टेड अच्छी गाड़ी है, तो बड़ी गाड़ी की फीलिंग देती है और ड्राइव भी बहुत अच्छी है और बाकी स्पेक्स और फीचर्स के अकॉर्डिंग इस पैसों में बहुत अच्छी चीज़ है जो आजकल चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये टोयोटा यारिस टोयोटा ने लॉन्च की थी। इससे पहले टोयोटा करोला XLi और GLi आती थी जिसको उन्होंने डिसकंटिन्यू करके यारिस को इंट्रोड्यूस करवाया था और करोला जो है वो 1.8 और 1.6 के वेरिएंट्स उसके मार्केट में मौजूद हैं इस वक्त। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका डिसीजन मेकिंग क्या थी यारिस लेने में? आपके पास और कौन कौन सी ऑप्शंस थी इसी लीग के अंदर, इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर, एंड वाई यारिस? उसमें शरीर ऐसा था कि उस टाइम स्विफ्ट लॉन्च होने वाली थी और उसके अलावा चंगान की एक एल्सविन मेरे पास एक ऑप्शन थी, होंडा सिटी की ऑप्शन थी। तो लेकिन टोयोटा, मैं बेसिकली शुरू से टोयोटा के साथ ही लॉयल्टी शो की है, हमेशा टोयोटा का ब्रांड रखा है। तो क्योंकि टोयोटा और होंडा में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंस है और थोड़ी सी ये हार्ड गाड़ी है, मतलब ऑफ रोडिंग में भी चल जाती है। तो इस वजह से क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम भी ऑफ रोडिंग का भी हो जाता है, मतलब कच्चे पक्के रोडों पे जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मेरे लिए मैंने ये प्रेफर की और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। अच्छी गाड़ी है हर पॉइंट से। मतलब बेसिकली आपकी जो ट्रैवलिंग थी, क्योंकि ऑफ रोडिंग भी थी, सस्पेंशन आपका पहला पहला कंसर्न यही था, सस्पेंशन का बहुत ज़्यादा कंसर्न था, तो उसके पॉइंट से ये सबसे अच्छी गाड़ी लगी मुझे। यानी फीचर्स में आप तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी थे क्योंकि ऑल्सवेन के अंदर काफ़ी एडवांस फीचर्स थे जो इस गाड़ी में, लाइक सनरूफ उसमें अवेलेबल था, इस तरह के फीचर्स थे। लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्योंकि आपका काम था और सस्पेंशन आप प्रायोरिटाइज कर रहे थे तो आपने यारिस ली है। जी, और दूसरी एक और चीज़ भी थी कि कोई जिस तरह एल्सविन थी वो चाइना का है ब्रांड, तो मतलब ये टोयोटा का ये होता है कि आपकी ईजी टू सेल है, मतलब आपकी प्राइस जो है वो डिवैल्यू नहीं होती इतनी। तो ये भी एक थोड़ा सा जो है वो लेने वाला अपने माइंड में कंसर्न रखता है कि खुदा न खासा अगर आपको बेचनी पड़ जाए तो आपको जो है वो जल्दी इसके पैसे और अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सही है। मतलब हाँ, आपके कहने का मतलब ये है कि ऑल्सवेन अगर आप लेते तो शायद उसमें टाइम ज़्यादा लगता है आपने अगर रीसेल करनी होती। जी बिल्कुल। और उसका भी मार्केट में आइडिया आपको नहीं था? जी बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो इसका तो टोयोटा के ऊपर तो हम जो है आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं। टोयोटा होगी, होंडा का भी ऐसे ही है कि हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं कि हम लेते हैं तो हमें पता होता है कि यार चलो इन्वेस्टिंग प्राइस पे भी 50,000 लाख डाउन करके गाड़ी आप जब चाहें सेल कर सकते हैं। ठीक है। और नंबर 2 मुझे ये बात बताएं कि ये आपकी फर्स्ट कार थी या फिर इसको एज अ सेकंड
कार के तौर पे आपने घर में लिया था? नहीं, इसको एज अ सेकंड कार के तौर पे लिया था, मतलब फॉर द साइड्स और वैसे चलाने के लिए लिया था कि कहीं आना जाना पड़े लॉन्ग रूट के ऊपर। तो क्योंकि आपको पता है आजकल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो ये एवरेज वाइज जो थी वो ठीक थी। ठीक है, पेट्रोल की आपने बात कर दी है, प्राइस की बड़ी अच्छी बात है जी कि अब उससे ये भी एक सवाल उठता है कि व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी क्या एवरेज आती है विद इन सिटी, और आप क्योंकि लॉन्ग पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप लॉन्ग का भी बेहतर बता सकते हैं। इसमें ऐसे है कि आप इसको अगर 100 पे ड्राइव करें तो ये आपको एवरेज देगी 15-16 आपको दे देती है, अगर आप इसको 100 पे चलाते हैं तो लॉन्ग रूट के ऊपर। लेकिन अगर आप 120 पे जा रहे हैं तो ये आपको वही एवरेज 13, 13.5, इससे ज़्यादा नहीं देती। और विद इन द सिटी भी अगर ट्रैफिक जैम हो गई है और गाड़ी स्टक रही है तो वो तो फिर एक दूसरा केस है, नहीं तो शहर में भी आपको 12-13 देती है ये। और आपका ड्राइविंग स्टाइल नॉर्मली? जी नॉर्मली है, हार्ड फुट से नहीं चलाता मैं गाड़ी। ठीक है, तो ये तो इसकी फ्यूल कंजम्पशन के हवाले से हो गया। उसके अलावा मुझे इसके कुछ फीचर्स बताएं जो आपको लेने से पहले अट्रैक्ट किए थे और लेने के बाद अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप समझते हैं कि इस गाड़ी को स्टैंड आउट करते हैं एज कम्पेयर टू इट्स कम्पेटिटर्स इन द मार्केट? फीचर्स तो इसमें कोई ऐसा कोई बहुत खास नहीं है, मतलब एक ट्रैक्शन कंट्रोल इन्होंने दिया है, मल्टीमीडिया सेट है वो अच्छा है, लेकिन कोई ऐसे फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेना चाहेंगे तो फिर मैं कहूँगा फिर आपकी दूसरी गाड़ी देखें, क्योंकि फीचर्स को बहुत ज़्यादा इसके वेरिएंट में फीचर ज़्यादा नहीं है। हाँ, इस वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में बेहतर है, लेकिन इसमें इतने इन्होंने फीचर्स नहीं दिए। और ये मैं समझता हूँ जो इसका इन्होंने मल्टीमीडिया दिया है, इसके अंदर टच स्क्रीन जो 1.5 वेरिएंट में थी वो अगर इसमें दे देते तो एक अच्छी चीज़ हो सकती थी, बट इसके अंदर ऑडियो सिस्टम ही प्रोवाइडेड है। इसकी वजह से आजकल तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन इसकी एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने जून जुलाई का मैंने टेन्योर गुजारा है इसका, और एसी की परफॉर्मेंस इसकी वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप 1300 सीसीज में जाएँ तो अच्छी एसी की परफॉर्मेंस है इसका। 40+ डिग्री में ज़्यादातर थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन इसमें 40+ डिग्री में इशू नहीं आया, नहीं आया। लेकिन ये है कि बस ये ना हो कि आप अगर 2 घंटे कहें कि जी हम खड़े रहें 40+ डिग्री में, तो वो तो थोड़ा सा ऑब्वियसली वो तो 1800 भी जो थोड़ा सा बैक कर जाती है, लेकिन इस पॉइंट से देखा जाए तो इसकी 1300 सीसी के अकॉर्डिंग जो है वो एसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। ठीक है, और इसके जो एसी वेंट्स हैं वो बैक साइड पे गिवन है इसके? नहीं, बैक साइड पे नहीं गिवन, बैक साइड पे उस पर चार्जिंग स्लॉट्स दी हुई हैं इन्होंने, लेकिन एसी वेंट्स नहीं दिए हुए। तो पीछे वाले पैसेंजर्स की कोई कंप्लेंट तो नहीं होती कूलिंग के हवाले से? नॉर्मली रनिंग कार में तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन कभी गाड़ी खड़ी हो और काफी लॉन्ग टाइम के लिए अगर खड़ी रही है तो फिर थोड़ा बहुत हो जाती है सफोकेशन पीछे, लेकिन नॉर्मली नहीं होती इतनी। ठीक है, और ये गाड़ी क्योंकि 1329 सीसी है तो ये कहीं से आपको कभी फील तो नहीं हुआ कि ये थोड़ी अंडर पावर्ड है? नहीं, अंडर पावर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसकी यही एक चीज़ मुझे अट्रैक्ट भी की थी और अच्छी भी चीज़ है कि 1300 सीसी में जो इसका बॉडी का लेंथ और इसकी विड्थ और इसका जो वेट बैलेंस है वो अकॉर्डिंग टू 1300 सीसी दैट इज परफेक्ट। ठीक तो उस पॉइंट से ये गाड़ी ना जो है वो ओवर पावर है ना अंडर पावर है। ठीक है, और व्यूअर्स को मैं ये भी बता दूं कि ये गाड़ी 1300 सीसी 98 हॉर्स पावर रफली प्रोड्यूस करती है और उसके साथ 123 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 1.5 में आता है वो। और खैर इसके हम गाड़ी के फीचर्स की ही बात कर रहे थे। इसका मुझे बताएं जो बाहर की लुक्स हैं इसकी, उस पर काफ़ी लोगों का एतराज़ होता है, बल्कि मुझे याद है जब आप ले रहे थे ये गाड़ी तो आपने तब मेरे से भी डिस्कशन हुई थी, आपको कोई इतनी खास इसकी लुक्स पसंद नहीं थी, तो वो डिसीजन किस तरह आपने फाइनलाइज किया फिर यारिस पर? देखिए, लुक इसकी एक हमारा नॉर्मली एक कंसेप्ट होता है कि जब कोई चीज़ नई मार्केट में आती है ना तो बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन हम उसको ऑलवेज ऐसे कहते हैं यार क्या इन्होंने लॉन्च कर दिया है, मतलब इतनी प्यारी नहीं है ये, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छी लगने लग जाती है। तो बेसिकली हमारी मार्केट में हम एक्सेप्ट थोड़ा लेट करते हैं गाड़ी को। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही मेरे साथ भी था, लेकिन ये है कि अभी जब मैं देखता हूँ तो इसमें हाँ एक चीज़ है कि इसमें जो वाइट कलर है वो थोड़ा सा मुझे नहीं पसंद, और मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, मतलब लेकिन जो डार्क कलर्स में ना जिस तरह मैंने ग्रेफाइट ग्रे चूज किया तो इसमें इसकी लुक मतलब वॉश्ड कार हो पॉलिश्ड कार हो तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसमें साथ इन्होंने जो है वो इस वेरिएंट में इन्होंने जो हमारे अलॉय रिम्स भी दिए हैं, तो उसकी वजह से भी गाड़ी की जो है वो लुक एक बड़ी अच्छी हो जाती है। फॉग लैंप्स हैं, अलॉय रिम्स हैं, तो उसकी वजह से ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब मुझे तो इसकी लुक पसंद है, अच्छी लगती है। हाँ नहीं, मेरा अपना पर्सनली भी मुझे ये जो ग्रेफाइट ग्रे कलर है ये कंपैरेटिवली बेहतर लगता है, ऑल्दो कि वाइट कलर काफ़ी ज़्यादा रोड के ऊपर नजर आता है हमें, बट दिस कलर लुक्स गुड। वाइट कलर शरीर बेसिकली इजी टू मेंटेन होती है, उसके ऊपर आपको डस्ट इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती,
हल्की फुल्की डस्ट हो तो आप जो है वो बगैर भी गाड़ी को वॉश किए आप चला सकते हैं, बट डार्क कलर का थोड़ा सा डिफिकल्ट टू मेंटेन होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। और कोई डार्क कलर के पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो बाकी ये है कि हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है ये तो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पर्सनली आपको फ्रंट से ज़्यादा की गाड़ी अच्छी लगती है या बैक से? बैक से ज़्यादा अच्छी लगती है। बैक से? बैक से ठीक हो गया। अच्छा चलें, बाहर की तो बात हो गई है, एलॉय रिम्स भी हैं इसमें, मेरा ख्याल है DRL इसमें नहीं प्रोवाइडेड इस वेरिएंट में। नहीं, इस वेरिएंट में नहीं है। अच्छा, मुझे अगर आपने ये बताना हो कि इस गाड़ी के 3 ऐसे फीचर्स जो आपको लगता है कि इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स हैं, और 3 ऐसे फीचर्स जो आपको लगता है कि इस गाड़ी के आपको पसंद नहीं है, वो आप अगर बताना चाहें तो उसको किस तरह सम अप करेंगे? जो अच्छे फीचर्स हैं, मतलब मैं इसकी ओवरऑल बात करूंगा तो एक गाड़ी ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, ना ये ओवर पावर है ना अंडर पावर है। एक जो ओवर पावर होती तो उसका फ्यूल एफिशिएंट ना होती, अंडर पावर होती तो फिर ड्राइव में इतना मज़े को बंदे को मज़ा नहीं आता। तो बिल्कुल बैलेंस्ड कार है। और बाकी सस्पेंशन इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और तीसरी चीज़ जो इसकी सबसे अच्छी लगी है मुझे, वो इसकी रोड ग्रिप। रोड ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, मतलब 60 to 70 किलोमीटर पर आवर पे आप अगर इसको टर्न करेंगे तो यू डोंट फील कि गाड़ी जो है वो टर्न टर्टल होने का कोई खतरा है या कुछ और कोई बॉडी रोल कोई कुछ भी नहीं है। मतलब आप बिल्कुल आपको फील होता है कि कंपैक्टेड गाड़ी है, आप सुकून से इजी बैठे हैं। ठीक है। तो बाकी सीट्स भी इसकी कंफर्टेबल हैं। सही है। और बाकी जो पैसेंजर्स है, पैसेंजर सीट्स भी अच्छी हैं, मज़ा आता है आपको। आप लॉन्ग रूट भी इंजॉय करते हैं, मतलब आप 4, 5, 6 आवर्स की अगर आपकी जर्नी है तो आप थकते नहीं है। इट्स अ कंफर्टेबल राइड। आप इजी होके जो है वो अपना आपका सफ़र पास होता है। और बुरी कौन सी चीज़ें इसकी लगती हैं? बुरी ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि कोई अगर, क्योंकि अब महंगाई इतनी हो गई है, कार की प्राइसेस इतनी हो गई, तो हर बंदा कहता है कि यार अगर आप 3 या 3.5 मिलियन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में, आप परचेज कर रहे हैं, तो फिर बुरी तो अब हर पाकिस्तानी को ये चीज़ ज़रूर लगती है कि इसमें ऑप्शन ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में इतनी ऑप्शंस बंदे को समझ नहीं आती। अच्छा, नहीं, आपने वैसे इन्वेस्टमेंट की बात की ना, दुनिया में वैसे गाड़ी को एज अ लाइबिलिटी लिया जाता है जी। पाकिस्तान में ये एक इन्वेस्टमेंट ही है, और आप किसी टाइम पे भी गाड़ी परचेज करेंगे वो आपको रिटर्न ही देके जाएगी, लॉस नहीं देगी। मैंने आपको एक्सीडेंट कर दें। 2.9 मिलियन की मैंने परचेज की, तो वो बात नहीं है तो हर बंदा एट द एंड लॉस में ही। तब आप लॉस में नहीं है कि अगर आपने गाड़ी परचेज नहीं करनी, अगर आपने बाइक पे आना है तो फिर आप लॉस में नहीं है। अगर आपने 3 मिलियन की चीज़ परचेज की है तो आपको 3.5 उसके बिल्कुल मिल जाते हैं। लेकिन वो अगर आप दूसरे एंगल से सोचें, अगर आपने किसी और पे अपग्रेड करना है या कुछ और करना, तो वो भी उतनी महंगी हो चुकी है। वो पे डेफिनेटली वो उसी के अकॉर्डिंगली उसकी स्लैब और ऊपर जा चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आपके लिए मजीद टफ हो जाता है गाड़ी लेना। जी। अच्छा, हम इसकी ओवरऑल आपको जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, आपकी जो प्रेफरेंसेस थी इस गाड़ी में और जो आपकी पसंद भी है आपकी, वो ये है कि इसकी रोड ग्रिप है, पावर वाइज बॉडी टू वेट रेशियो जो है इसकी वो भी काफ़ी आपको बेहतर लगी है, सस्पेंशन अच्छी लगी है। जी। और विश लिस्ट जो होती है गाड़ी में वो तो बहुत सारी होती हैं, कोई ऐसे फीचर्स आपको समझते हो कि इस गाड़ी के अंदर ये भी होते तो मज़ीद अच्छा होता? इसमें हिल असिस्ट होता और क्रूज अगर होता तो फिर बहुत अच्छा था। तो आजकल तो बाहर मैनुअल में भी क्रूज कंट्रोल आ रहा है, और आपकी वैसे भी लॉन्ग ड्राइविंग ज़्यादा है तो जी लॉन्ग ड्राइव है तो क्रूज बिल्कुल मिस करते हैं। क्रूज अगर हो जाता तो दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर मी। अच्छा, इसमें सनरूफ तो आता नहीं है इस कैटेगरी में, सिर्फ ऑलस्विन में ही आता है। कभी फील हुआ है कि इसमें भी कंपनी बेसिकली मुझे सनरूफ अच्छा ही नहीं लगता। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं, मैं सनरूफ वाली गाड़ी लाइक नहीं करता। ठीक है। तो बड़ी अजीब सी बात लगी होगी आपको, लेकिन ये है कि मुझे इतनी कोई अच्छा नहीं लगता सनरूफ। नहीं, पर्सनल चॉइस होती है। और वैसे भी पाकिस्तान में जो टेम्परेचर, आई डोंट थिंक कि ज्यादातर पूरा साल गर्मी रहती है। जी। तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है, बट मार्केट में एक बड़ा परसेप्शन होती है कि सनरूफ हो तो एक बड़ा एडिशनल फीचर है। जी। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने आपसे पूछा, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको वो चीज़ जो प्रैक्टिकलिटी में नहीं आती वो आप इतनी कोई समझते नहीं है कि हो ना हो या हो। जी, क्योंकि आप देखते हैं लाहौर हो गया, हमारा जो सिटीज़ है कितना डस्टी इन्वायरमेंट है। ऐसे ही है। तो जब इतना वो तो फिर आपको, या तो फिर आप किसी अच्छे ऐसे सिटी में हो या ऐसे कंट्री में हो जहाँ पे जो है वो डस्ट बिल्कुल भी ना हो, पोल्यूशन ना हो, तो फिर तो सनरूफ किसको नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल। लेकिन ऐसा आप देखें, आप किसी भी रोड के ऊपर ट्रैवल करें तो इतनी डस्ट होती है कि बंदा शीशा कहता है कि मैं किसी तरह बंद ही रखूँ। और खासकर लाहौर में तो अगर आप देखें ज़्यादातर एरियाज में तो कोई ना कोई काम ही चल रहा होता है। जस्ट अ पैशन, आप हर बंदा सनरूफ बिल्कुल रखता है, लेकिन उसकी ऐसा कोई ज़रूरत और उसकी कोई वैसी नहीं है कि आपको, मतलब 4 दिनों का शौक होता है, उसके बाद वो बंद ही रहता है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि खुदा ना खास्ता आपका कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ इस गाड़ी में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
चले माशाल्लाह। मेरा बेसिकली आपसे क्वेश्चन का मकसद ये था कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, आपने इसके पार्ट्स वगैरह की पता की है, लाइक हेडलाइट्स या फिर इसकी किसी भी किस्म के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके प्राइसेस का? जी बेसिकली मेरा प्लान ग्रैंडी का था। जब मैं ये लेना चाह रहा था तो उस टाइम मैंने रिलेट किया था कि यारिस के और ग्रैंडी इनके पार्ट्स में कितना डिफरेंस है, तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस था इनके मेंटेनेंस पार्ट्स में, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पार्ट्स में। जिस तरह इसकी हेडलाइट का अच्छा खासा डिफरेंस था और कोई फेंडर और ये चीज़ें काफ़ी डिफरेंस था इनके प्राइसेस में। ठीक है। तो जब जारी बात है, जब आप 3 मिलियन 3.5 मिलियन की एक चीज़ परचेज कर रहे हैं तो ये माइंड में बिल्कुल क्वेश्चन होता है इंसान के कि इसकी मेंटेनेंस की चीज़ें क्या अवेलेबल होंगी। तो टोयोटा होंडा ये चीज़ तो हमें एक मेंटल पीस देता है कि चीज़ें हमें सारी मिल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों की, तो कंपनी ओन करती है हर चीज़ को। तो और सेकंड चीज़ आ जाती है कि प्राइस कितने की होगी, कितनी महंगी होगी चीज़। तो आप मार्केट में दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें इसको, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू ग्रैंडी हो गई या किया स्पोर्टेज या कोई और होंडा सर्विक इस तरह की, तो उससे अकॉर्डिंग टू डैट काफ़ी चीपर है इसकी। हाँ बिल्कुल ऐसे। प्लस एक पीस ऑफ माइंड ये भी है कि डीलरशिप नेटवर्क टोयोटा का क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान है, तो कोई ऐसा मसला फेस नहीं होता कि आप कहीं भी जाके डीलरशिप पे करवा सकते हैं। और कंपैरेटिवली तो डेफिनेटली किया कि बहुत महंगे पार्ट्स हैं, तो उस लिहाज से आप मतलब आपको पीस ऑफ माइंड है, कोई इशू नहीं है जी। ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब कोई चीज़ खुदा ना खासा कोई डैमेज होती है तो इट्स इजीली अवेलेबल इन टोयोटा आउटलेट। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मेरा नेक्स्ट यही आपसे क्वेश्चन होगा कि अगर आज आपको दोबारा गाड़ी लेनी पड़े और आपका सेम बजट हो, लाइक इस वक्त ये तकरीबन 37 लाख की है और आपका इसी के अराउंड बजट हो, तो आप यारिस ही दोबारा लेंगे या फिर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं न्यू कार्स में जैसे सिटी है, ऑल्सविन है या स्विफ्ट है, उसमें से किसी पे शिफ्ट करेंगे या फिर आप अपग्रेड करने के बारे में सोचेंगे? देखिए, अगर बजट होगा तो मैं ज़रूर अपडेट के बारे में तो हर बंदा सोचता है कि एक चीज़ अगर अपडेट हो जाए तो डेट्स वेरी गुड। लेकिन अगर यही बजट अगर किसी के पास है तो मैं उसके पास एल्सविन और स्विफ्ट का देखें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि इट्स नॉट अ सेडान। उसमें आपको एक बैक ट्रंक नहीं मिलता और उसके अलावा उसकी जो रोड ग्रिप है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है इतनी। एल्सविन फिर एक वो चाइनीज़ मॉडल, चाइनीज़ मेक में आ जाती है, फिर उसका ड्रॉबैक एक उसकी रीसेल का भी आ जाता है। तो सिटी इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन जब आप पाकिस्तान के रोड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर आपने कहीं साइड एरियाज़ में भी जाना है तो फिर मैं दोबारा यारिस पे ही जाऊँगा। ठीक है, यानी आप दोबारा, हालांकि अभी वैसे अगर देखें तो एल्सविन जो है उसकी काफ़ी मार्केट बन चुकी हुई है और रीसेल भी उसकी काफ़ी बेहतर हो गई हुई है अब तो, क्योंकि उसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं मार्केट में तो। लेकिन यू आर वन ऑफ देम जो अभी भी जापानीज़ को ही सपोर्ट करते हैं और समझते हैं कि एक रिलायबल गाड़ी है रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रखने के हवाले से भी। जी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से होंडा और टोयोटा ये दोनों बहुत अच्छी रिलायबल चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि देखें आपको कभी भी सेल करने की भी ऑप्शन आप माइंड में रखते हैं, क्योंकि जब आप 3-3.5 मिलियन के बजट वाले होते हैं तो आपको कभी ज़रूरत पड़ भी सकती है कि आप सेल करें। तो होंडा और टोयोटा आप इससे अच्छी आपको रीसेल मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ब्रांड दे रहा है इस टाइम भी। ठीक है, बाकी अपनी अपनी ऑप्शन होती है, हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। कुछ किसी और चीज़ पे जाते हैं, कुछ फीचर्स के ऊपर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 4 से 5 गाड़ियाँ रखी हुई होती हैं तो उनको मैटर नहीं करता कि वो कोई भी चीज़ परचेज कर लें, तो ना वो रीसेल के बारे में सोचते हैं और ना कुछ और। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द बजट। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप एज अ फर्स्ट कार के तौर पे गाड़ी ले रहे हैं तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। और स्विफ्ट बेसिकली मेरा कहने का मकसद बीच में ये था कि वो इसकी सेम प्राइस ब्रैकेट में है। अदरवाइज हाँ, जिनकी ट्रंक की एक डिमांड है, जिनकी ज़रूरत भी है, उनके लिए तो ऑफ कोर्स स्विफ्ट एक ऑप्शन नहीं बनती, बट सेडान्स के अंदर यू विल प्रेफर यारिस। जी, सेडान में स्विफ्ट का एक थोड़ा सा ये है कि देखें हर एक को ज़रूरत तो होती है। अगर आपकी फर्स्ट कार है, जैसे आपने बात की कि फर्स्ट कार, तो फर्स्ट कार जब किसी के पास भी हो तो मैं समझता हूँ उसमें एक बैक ट्रंक की ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हो गए या फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ जाती है। आप 3 से 4 बंदे अगर 1 से 2 दिन के स्टे के लिए भी जा रहे हैं तो यू नीड स्पेस टू कैरी योर लगेज, योर बैगेज, तो उसके लिए आपको बैक ट्रंक की ज़रूरत तो पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो स्विफ्ट में ये तो है, थोड़ा सा स्विफ्ट अच्छी है आपके डेली पर्पस के लिए, मतलब आप उसको इन सिटी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड कार। लेकिन अगर आप फर्स्ट कार के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मशवरा तो मैं यही कहूँगा कि आपको यारिस या सिटी पे जाना चाहिए। सिटी में थोड़ा सा ये आ जाता है कि सिटी जो है वो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की गाड़ी नहीं है अभी भी,
तो लेकिन ये है कि ये गाड़ी उससे ज़्यादा रिलायबल है और मेरी स्विफ्ट नज़र का इस वक्त जो लॉन्च मॉडल है पाकिस्तान में, वो भी एक दुनिया में ग्लोबली रिटायर्ड मॉडल है। दुनिया में 7th जनरेशन है और यहाँ पे 6th जनरेशन लॉन्च हुई है लास्ट ईयर। सिटी का भी मैं, आप जिस तरह अगर एक जनरल मार्केट में लेना चाहते हैं, जिस तरह मैं एक यूज़र हूँ, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि सिटी जब लॉन्च हो रही थी तो हम यही समझ रहे थे कि जी जो अपडेटेड जनरेशन 7th जनरेशन चल रही है वही मार्केट में लॉन्च होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो उन्होंने 6th जनरेशन लॉन्च की, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उस तरह का फीडबैक भी आई थिंक सो कि मार्केट में उनको नहीं मिला कि अगर वो 7th जनरेशन लॉन्च करते तो फिर उनका ऑब्वियसली फिर आप कह सकते थे कि जी आप यारिस और उसका कोई कंपेयर करें या फिर आप सिटी लेने का सोचें। मैं खुद ज़रूर सोचता सिटी लेने का अगर वो 7th जनरेशन लॉन्च होती तो। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में परसेप्शन वही है कि स्टार्टिंग में हम लोग काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं कि एक ओल्डर जनरेशन लॉन्च की है कंपनी ने, बट एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं मार्केट में, जी हम फिर सेटल डाउन कर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं उस चीज़ पे, क्योंकि देयर आर जस्ट अ चंक ऑफ ऑप्शंस जिसमें से आपने चूज करना है। तो फिर अगर आप होंडा ब्रांड को पसंद करते हैं तो पीपल गो फॉर सिटी एज वेल, बट वो जाहिर बात है एक अपनी सब्जेक्टिव डिसीजन है वो। तो चलें, ये तो गाड़ी की आई थिंक सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और इसके अलावा लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है, अगर आपको आज अगर अपग्रेड करना पड़े गाड़ी को, तो ये क्योंकि बी सेगमेंट की सेडान है जी, तो आप सी सेगमेंट सेडान में जाएंगे अपग्रेड करने पे, या फिर आप सोचेंगे क्रॉसओवर में? देखिए, मैं अगर क्रॉसओवर का सोचूं तो मैं क्रॉसओवर में मुझे जो एक अच्छी गाड़ी लगी, वो ट्यूसन भी होंडाई की, इट्स अ वेरी गुड कार, और उसके बाद किया स्पोर्टेज इज आल्सो गुड ऑप्शन। तो मैं इन पे जाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि दोबारा सेडान, क्योंकि सेडान जो है वो सी सेगमेंट की वो ऑलमोस्ट 6 मिलियन प्लस ही है, तकरीबन प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिर ये है कि फिर आप अगर उसी बजट में जा रहे हैं तो देन यू शुड गो फॉर क्रॉसओवर। बल्कि सेडान की हम बात करें तो सिविक और क्रॉसओवर्स की प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। कोरोला थोड़ी नीचे है, ग्रैंड है जी, ठीक है। तो आप यानी नेक्स्ट अगर अपग्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह क्रॉसओवर करेंगे इंशाल्लाह। चलें अली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट यारिस। और व्यूअर्स, दिस वाज द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर ऑनेस्ट रिव्यू सीरीज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाजमी हमारे चैनल को यूट्यूब के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड वी विल मीट यू इन अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।